ये विविधता में एकता की बात केवल एक नारा नहीं, ये हिंदुस्तान के समाज की सबसे बुनियादी चीज है कि अगर करप्शन बुरी चीज है और सरकारी एजेंसीज का काम उसको रोकना है, तो ऐसा कैसे होता है कि रूलिंग पार्टी की वॉशिंग मशीन में जाते ही सारे दाग धुल जाते हैं। हिंदुस्तान का जो दलित है, जो आदिवासी है, जो उत्पीड़ित है, अल्पसंख्यक है, स्त्री है, उसको अगर थोड़ी बहुत कहीं टिमटिमाटी सी भी रोशनी दिखती है उम्मीद की, तो संविधान में आप देखें कि जब संविधान सभा बनी तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी कि जीवन भर कांग्रेस के कठोर आलोचक रहे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया। एक तो उन्होंने ये याद दिलाया था कि भारतीय समाज मूलतः अलोकतांत्रिक समाज है और इसमें हमें एक लोकतांत्रिक संविधान लागू करना है। क्या बात, ये सबसे बड़ी चुनौती है। और संविधान में जिन चीजों पर बहस हुई, जिन चीजों पर विवाद हुए, उनमें से लगभग सबके सब जो हैं, एक दो को छोड़कर सभी महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं सर्वसम्मति से स्वीकार की। तो पढ़े लिखे लोगों को तो लोकतंत्र से तकलीफ, क्या वास्तविकता ये है। जब पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने कहना शुरू किया कि अब की बार 400 पार, और साथ में खास करके आरक्षण के संदर्भ में इनके नेताओं ने कहना शुरू किया कि हम तो बदल देंगे, संविधान बदलेंगे, तो लोगों के कान खड़े होंगे। तो ये लगाओ सुविधा संपन्न वर्गों का नहीं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, गरीब का लगाओ, साधारण आदमी का लगाओ। क्योंकि आप अगर संविधान बदलेंगे तो जो इस देश का सचमुच दलित उत्पीड़ित मनुष्य है, उसके लिए तो उम्मीद की किरण खत्म हो जाएगी कि किसी भी धर्म को अपनी आलोचना से घबराना नहीं चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता कि चाहे ये पार्टी हो, चाहे कोई पार्टी हो सरकार में, और इस सरकार के साथ दुर्भाग्य से हम ये ज्यादा देखते हैं, किसी भी तरह की आलोचना के प्रति इतनी असहिष्णुता क्यों है। तो किताब जो है मजबूती का नाम महात्मा गांधी, उसमें एक प्रसंग है जिसमें गांधी जी एक इस्लामिक प्रैक्टिस की आलोचना करते हैं। हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं, हम इस समय रूलिंग पार्टी की आलोचना कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी की आलोचना कर रहे हैं या किसी की भी आलोचना कर रहे हैं, तो हम इस विश्वास के साथ कर रहे हैं कि इस कारण हम असुरक्षित नहीं हुए। ये जो अभिव्यक्ति की स्वाधीनता है, जो आपका संविधान आपको गारंटी करता है, जो उसी स्पिरिट का, क्या बात है, उसी स्पिरिट का नतीजा। साथियों नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ मानीखेत जन बुद्धिजीवी, लेखक, साहित्यकार, आलोचक और सबसे बड़ी बात, सत्ता या ताकत किसी की भी हो, एकदम आंख में आंख डाल करके बात करने वाले हमारे गुरु प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल जी मौजूद है। सर नमस्कार। बहुत धन्यवाद। नमस्कार, बहुत धन्यवाद। बहुत आपका धन्यवाद कि गणतंत्र दिवस के शुभ मौके पर हम आपसे मिल रहे हैं। आप ये बताएं, तकरीबन 75 वर्ष का वक्त बीत चुका, इन 75 वर्षों के बाद आप क्या कहेंगे, हमारे संवैधानिक मूल्य कितने सुरक्षित हैं? देखिए, हमारे संवैधानिक मूल्यों पर एक तरह का संकट तो है, क्योंकि मूल्य जो है वो प्रक्रियाओं से जुड़े होते हैं, हवाई चीज तो होती नहीं है। तो जैसे हम पिछले कुछ वर्षों से देख रहे हैं कि चाहे न्यायपालिका हो, चाहे सरकारी तंत्र हो, उसमें कुछ विचलन तो नजर आ रहा है। जैसे जो बात बार बार कही जाती है कि अगर करप्शन बुरी चीज है और सरकारी एजेंसीज का काम उसको रोकना है, तो ऐसा कैसे होता है कि रूलिंग पार्टी की वॉशिंग मशीन में जाते ही सारे दाग धुल जाते हैं। मतलब ये विचित्र स्थिति है। मैं किसी व्यक्ति विशेष या पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा। दूसरा, जिस तरह का समाज में वातावरण बना है जी, यानी भारतीय संविधान की जो एक तरह से मूल भावना थी वो ये थी कि एक बहुत पुराने प्राचीन समाज को आधुनिक बनाना, उसमें जो अच्छाइयाँ हैं, ताकतें हैं, उनको रिट्रेट करना जी, और जो कमियां हैं उनको दूर करना जी, और एक बुनियादी तौर से एक ऐसा समाज बनाना जैसे आजकल के मुहावरे में कहें तो एक इंक्लूसिव, और उस समय जो एक बहुत अच्छे शब्द का प्रयोग किया था दादा धर्माधिकारी ने, मानवनिष्ठ भारतीयता, ह्यूमन इंडियन नेशनलिज्म, यानी जिसमें नेशनलिज्म और ह्यूमन वैल्यूज एक दूसरे के विपरीत नहीं खड़ी थी। तो भारतीय संविधान की जो मूल भावना है वो उसके अनुकूल है।
लेकिन पिछले कुछ वर्षों में हमारे यहाँ जिस तरह से चीजें हुई हैं, और एक मैं बात आपसे कहूँ आवेश जी, मुझे हत्या हो, लिंचिंग हो, मॉब वैंडलिज्म हो, उस पर उतनी चिंता नहीं होती जितने उसके समर्थन का माहौल बनने पर होती है। एक व्यक्ति को लिंच कर दिया गया, बहुत दुखद है। समाज में जिस तरह का दुख इस घटना के बारे में होना चाहिए वैसा नहीं दिखता। बिल्कुल। और कुछ ताकतें जो है लगातार इसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रही है कि हो गया तो क्या हुआ। अब जैसे अभी पिछले दिनों की घटना ही देखिए, जो नोएडा में एक दुर्घटना हुई है, उसमें जिस तरह प्रशासन की लापरवाही को एक तरह से जस्टिफाई किया जा रहा है। वो लड़का वहां शराब पी रहा था, वो लड़का पार्टी का, अरे वो कुछ भी कर रहा था, सही है, लेकिन वहां एक गड्ढा खोदा पड़ा था जिस पर कोई कवर नहीं था, कोई वार्निंग नहीं थी, गाड़ी गिर गई, पुलिस वाले और फलाने ढिमके सब तमाशा देखते रहे, वो खुद चिल्लाता रहा और वो निकल नहीं पाया। इसके प्रति जो आक्रोश, जो दुख होना चाहिए, उसको ना बनने देना, उसको एक तरह से नॉर्मलाइज करने की कोशिश करना, जिसको कहते हैं कि विक्टिम पर ही दोष रखना। ये कुछ कुछ उस तरह की बात है कि साहब बलात्कार इसलिए होते हैं कि लड़कियां भड़काऊ कपड़े पर, साहब वो रात में डकैती हो गई या चोरी हो गई तो आप सड़क पर रात को 10 बजे गए क्यों? बिल्कुल। ये जो विक्टिम ब्लेमिंग है ना, ये बहुत खतरनाक चीज है। और ये सब जुड़ता है जाकर के भारतीय संविधान की उस मूल भावना से जिसमें स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों पर आधारित समाज की कल्पना की गई। तो मैं ये तो नहीं कह पाऊंगा कि हमारे संवैधानिक मूल्यों की सेहत इस समय बहुत अच्छी है, ये तो नहीं कह सकता। संविधान निर्माताओं ने कभी इसकी कल्पना की होगी क्या कि यह स्थिति हिंदुस्तान में आ जाएगी? नहीं, अब ये तो मैं नहीं कह सकता कि कल्पना की होगी या नहीं, लेकिन एक बात जरूर आपने संविधान निर्माताओं का जिक्र किया, तो एक बात पर ध्यान देना चाहिए जो बहुत सारे लोगों का ध्यान जाता नहीं है। भारतीय संविधान सभा आम चुनाव से नहीं चुनी गई थी, वो अप्रत्यक्ष रूप से चुनी गई थी। जो प्रोविंशियल असेंबलीज थी उन्होंने अपने प्रतिनिधि चुन के भेजे थे, और प्रोविंशियल असेंबलीज के भी जो लोग थे, जो सदस्य थे, वो भी सीमित मताधिकार के आधार पर ही चुने गए। आज की तरह का यूनिवर्सल फ्रेंचाइज नहीं था कि जो भी व्यक्ति 21 साल का है, 18 साल का है, वो वोट दे, उसमें वोट देने की क्वालिफिकेशन थी। तो एक तरह से वो सीमित मताधिकार पर बनी हुई संविधान सभा थी, और स्वाभाविक रूप से उसमें समाज के जो विशेष अधिकार प्राप्त तबके थे उसके बहुत सारे लोग। इसके बावजूद ध्यान देने की बात यह है कि हमारा संविधान इतना लोकतांत्रिक, इतना परिवर्तनकामी संविधान, यह अद्भुत संविधान इस अर्थ में है कि इस संविधान के ही अंतर्गत ये तय किया गया कि अस्पृश्यता कानूनी अपराध माना जाएगा। ये माना गया कि राज्य की जिम्मेदारी होगी कि समानता की स्थिति को केवल सपना नहीं बल्कि वास्तविकता बनाए। और इसकी पृष्ठभूमि में आप जाएं तो अनिवार्य रूप से आपको याद करना चाहिए सन 1931 में कराची में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। जी। तो उस कराची कांग्रेस में जो सामाजिक आर्थिक प्रस्ताव पास हुआ था, आपके संविधान का आधार एक तरह से हुआ। उसमें वो सारी बातें मौजूद थी जो आगे चल के आपके संविधान में फॉर्मलाइज की। हाँ, जैसे काम के घंटों का नियमन, स्त्री और पुरुष को एक से काम के लिए एक सी मजूरी, राज्य सत्ता धर्म के प्रति एक तरह से दूरी बरतेगी, यानी किसी धर्म के प्रति और सभी धर्मों का सम्मान, छुआछूत की समाप्ति, ये सब चीजें उसमें मौजूद थी। उस प्रस्ताव के साथ जुड़ी हुई एक और बहुत रोचक और महत्वपूर्ण बात यह है, जैसे उसमें यह भी था कि बड़े उद्योगों पर राज्य का नियंत्रण हुआ, हैवी इंडस्ट्री पर। उसमें रोचक बात यह है कि उस प्रस्ताव को ड्राफ्ट करने का श्रेय दिया जाता है जवाहरलाल नेहरू और सुभाष बोस को। प्रस्ताव को सम्मेलन में मूव किया था महात्मा गांधी ने, और अध्यक्षता कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अच्छा, तो ये कांग्रेस के भीतर जो विभिन्न मत थे, हम सब जानते हैं कि कई मामलों में गांधी जी और उस समय जो लोग यंग रेडिकल्स कहलाते थे, जिनके नेता नेहरू और बोस थे, गांधी, पटेल, राजेंद्र प्रसाद, ये थोड़े से मतभेद थे इन लोगों के। कराची प्रस्ताव की एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस के भीतर और इस तरह से राष्ट्रीय आंदोलन के भीतर
बनी हुई सर्वसम्मति या कंसेंसस का प्रतिबिंब है। यानी इन सब चीजों पर सब सहमत। और इसीलिए आप देखें कि जब संविधान सभा बनी तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी कि जीवन भर कांग्रेस के कठोर आलोचक रहे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। ये कोई कम छोटी बात नहीं, वास्तव में छोटी बात नहीं है। और बाद में जब उन्होंने अपनी स्पीच दी संविधान प्रस्तुत करते हुए बाबा साहब ने, उसमें 2-3 बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। एक तो उन्होंने ये याद दिलाया था कि भारतीय समाज मूलतः अलोकतांत्रिक समाज है और इसमें हमें एक लोकतांत्रिक संविधान लागू करना है। क्या बात, ये सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरे उन्होंने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा हो, उसे चलाने वाले लोग कैसे हैं, असली सवाल ये है जो आप पूछ रहे थे। और तीसरा उन्होंने कांग्रेस पार्टी को धन्यवाद दिया था और उसकी प्रशंसा की थी कि कांग्रेस के सदस्यों के सुचिंतित व्यवहार के कारण और निरंतर सहयोग के कारण ये संविधान पास हो सका है। मैं कहना ये चाहता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर मसौदा कमेटी के चेयर थे, उसमें और भी महत्वपूर्ण लोग थे, तमाम सदस्य थे। और संविधान में जिन चीजों पर बहस हुई, जिन चीजों पर विवाद हुए, उनमें से लगभग सबके सब जो हैं, 1-2 को छोड़कर, जैसे राजभाषा का सवाल, उस पर वोटिंग हुई थी, कुछ और चीजों पर हुई थी, सभी महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं सर्वसम्मति से स्वीकार की गई। ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। और उस सर्वसम्मति की जड़ें और संविधान की जो एक डेमोक्रेटिक सेंसिबिलिटी है, इनहेरेंट डेमोक्रेटिक सेंसिबिलिटी है, उसकी जड़ें कांग्रेस के कराची के अधिवेशन में जाती है। एक चीज बताएं, अभी आप बात कर रहे थे कि जिस तरह से समाज में संविधान को लेकर के गहरी चेतना की बात आ रही थी, जो अभी पिछला लोकसभा चुनाव हुआ तो हमने देखा कि विपक्ष ने संविधान को बचाने को एक मुद्दा बना दिया, बिल्कुल बनाया, और बड़ा गजब का असर ये रहा कि ग्रामीण आदिवासी इलाकों तक में असर पड़ा। जो पढ़े लिखे लोग नहीं है वो भी संविधान की बात देखिए, ऐसा है जी, पढ़े लिखे लोगों को तो लोकतंत्र से तकलीफ, क्या वास्तविकता ये है। हिंदुस्तान हो या दुनिया का कोई देश हो, खासकर हिंदुस्तान का जो दलित है, जो आदिवासी है, जो उत्पीड़ित है, अल्पसंख्यक है, स्त्री है, उसको अगर थोड़ी बहुत कहीं टिमटिमाती सी भी रोशनी दिखती है उम्मीद की, तो संविधान में कम से कम भारतीय समाज के बारे में आप ये कह सकते हैं कि भारतीय संविधान भारतीय समाज का दर्पण नहीं, वो दीपक है। उसमें भारतीय समाज की वास्तविकता रिफ्लेक्ट नहीं होती है, उसमें भारतीय समाज के सपने रिफ्लेक्ट होते हैं, और उन सपनों से जिन लोगों का जीवन जुड़ा हुआ है, नेचुरली वो उसके साथ एक अलग तरह का लगाव महसूस करते हैं। आप मध्यवर्गीय हैं, समाज में सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से संपन्न स्थिति में है, तो कोई संविधान हो, आपको क्या अंतर पड़ना है, कुछ भी हो। लेकिन अगर रोजमर्रा की जिंदगी में आपके सामने खतरा है कि आपका अपमान हो सकता है, आपकी सैलरी खामखा में काटी जा सकती है, आपको जाति के नाम पर अपमानित और उत्पीड़ित किया जा सकता है, तो भाई थोड़ा बहुत अगर स्पेस है, थोड़ी बहुत गुंजाइश है कि आप अपना रोना रो सकें, तो संविधान नहीं तो है ना, संविधान की आधार पर तो है ना। अगर छुआछूत जैसी चीज पर मौन हो, या स्त्री पुरुष के समान अधिकार पर मौन हो, तो फिर आपके पास कानूनी आधार क्या बचता है कोई रिड्रेसल पाने का। इसलिए जब पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने कहना शुरू किया कि आपकी बार 400 पार, और साथ में खास करके आरक्षण के संदर्भ में इनके नेताओं ने कहना शुरू किया कि हम तो बदल देंगे, संविधान बदलेंगे, तो लोगों के कान खड़े होंगे। क्योंकि आप अगर संविधान बदलेंगे तो जो इस देश का सचमुच दलित उत्पीड़ित मनुष्य है, उसके लिए तो उम्मीद की किरण खत्म हो जाएगी। क्या संविधान निर्माण के 75 सालों के बाद जो हाशिए का आदमी है हिंदुस्तान का, पूरे की पूरी डेमोक्रेसी में सिर्फ वोट को छोड़ करके, अगर वोटिंग को छोड़ दिया जाए, उसकी भूमिका कमतर नजर आ रही है? ये देखिए आवेश जी, इस पर सरलीकरण करना बड़ा गलत होगा। जो स्थितियां बनती हैं, जो खबरें हम पढ़ते हैं, उनसे हमें लगता है कि हम ऐसा महसूस करते हैं। लेकिन ये देखिए कि वही वाली बात, एक बेहद अनडेमोक्रेटिक समाज जो परंपरागत रूप से रहा है, जहाँ जन्म जात भेदभाव सामाजिक व्यवस्था और संस्कार में बद्ध मूल रहा है,
और ये बात केवल हिंदुओं तक सीमित नहीं, सभी धर्मों में, मुसलमानों में धीरे धीरे पसमानदा की आवाजें जोर से उठने लगी हैं। तो ऐसे समाज में अगर संविधान के साथ लोगों का लगाव बना हुआ है, और जैसा अभी हम लोग बात कर रहे थे कि चुनाव जो है संविधान की रक्षा के नाम पर लड़ाया जा सकता है, रूलिंग पार्टी को मोची खानी पड़ सकती है। यानी इस समय सच ये है कि बीजेपी और अगर खाली संविधान के साथ, और अगर जनता दल यू और आपके वो चंद्रबाबू नायडू टीडीपी अगर उनका समर्थन ना हो तो बीजेपी अपने आप में अल्पमत है। तो ये संविधान के प्रति लोगों का जो लगाव है, यह अपने आप में भारतीय संविधान की ताकत का सबसे बड़ा प्रमाण। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि ये लगाव सुविधा संपन्न वर्गों का नहीं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, गरीब का लगाव, साधारण आदमी का लगाव। अगर आज मैं आप अपने घर के किसी नौकर को ऊटपटांग ढंग से पेश आए तो उसके पास संवैधानिक उपचार है मौजूद, किसी स्त्री के साथ अत्याचार हो तो उसके पास संवैधानिक उपचार मौजूद है। वो उपलब्ध कितना होता है नहीं होता है वो एक अलग बात है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जीवन में कहीं भी आप देखें, आपके जो आदर्श हैं, आप जिनका दावा करते हैं, भले ही आप पाखंड कर रहे हो, उनका भी फर्क तो पड़ता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आप किसी को लज्जित कर सकते हैं ये कहते कि आप बड़े ज्ञानी बनते थे, आप तो बहुत मूर्ख निकले, तो ये आप तभी कह सकते हैं जबकि उसने ज्ञानी होने का पाखंड किया। नहीं किया होता तो आप कहते ही नहीं। अब आप वाट्सएप यूनिवर्सिटी के किसी स्कॉलर से क्यों नहीं कहते, वो तो है मूर्ख। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में आपकी धारणा है कि भाई पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति है और एकाएक आपको मालूम पड़ा कि यार इसकी विद्वता तो एक पाखंड थी, तो उस पाखंड का भी अपना एक महत्व, क्योंकि वो पाखंड आपको एक पैमाना दे रहा है उसको नापने का। बिल्कुल सही। तो भारतीय संविधान की व्यवस्थाएं समाज में वास्तविक हो पाई नहीं हो पाई, वाजिब सवाल है और इसकी ओर हमें लगातार प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन वाजिब वास्तविक नहीं हो पाई है, इससे संविधान की व्यर्थता नहीं सकती। अभिव्यक्ति की जो आवाज है हमारे देश में, असहमति के स्वर छोड़िए, अभिव्यक्ति को भी छोड़ दीजिए, जो असहमति के स्वर है उसकी स्वीकार्यता नजर नहीं आती, खासतौर से पार्लियामेंट में तो ये देख रहा है कि विपक्ष तो माने सत्ता पक्ष तो बहस तक के लिए तैयार नहीं। देखिए, मैं 70 वर्ष की मेरी आयु है और मुझे लगता है कि पिछले 20-22 साल से पार्लियामेंट की कार्रवाई दिखाई जा रही है, सोमनाथ चटर्जी के जमाने से, और उसके पहले भी दिखाई नहीं जाती थी तो हम सुनते पढ़ते तो थे ही। माइक बंद कर देने का चलन मुझे पहले पता था, कभी तक ऐसा भी नहीं सोचते थे, कभी ऐसा होता नहीं था कि कोई सदस्य बोल रहा है तो ये तक हुआ है कि कई बार डांट के बैठा दिया गया है, कई बार यहाँ तक हुआ है कि मार्शल को बुला के संबंधित सदस्य को बाहर करवा दिया गया है। इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। लेकिन आप व्यक्ति का माइक बंद कर देंगे, आप उसको लाइव दिखाते समय जब वो बोल रहा है तो उसका चेहरा गायब कर देंगे। तो किताब जो है मजबूती का नाम महात्मा गांधी, उसमें एक प्रसंग है जिसमें गांधी जी एक इस्लामिक प्रैक्टिस की आलोचना करती है और एक मौलाना इस बात से बहुत दुखी हो जाते हैं। वो गांधी जी को चिट्ठी लिखते हैं कि ये आपने ठीक नहीं किया। तो गांधी जी का जैसा अभ्यास था, प्रैक्टिस थी, वो मौलाना का पत्र भी पूरा छापते हैं और उसका जवाब भी अपने अखबार में पूरा छापते हैं। अच्छा। और उस जवाब में वो ये कहते हैं कि किसी भी धर्म को अपनी आलोचना से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि आलोचना जो है वो धर्म हो या कोई भी सत्ता हो, उसको अपने आप को जांचने, सुधारने और मांझने का अवसर मिलता है। धर्म जैसे नाजुक मामले में गांधी ने कहा, सन 1925 में कह रहे हैं, एक जाने माने मौलाना से कह रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि चाहे ये पार्टी हो, चाहे कोई पार्टी हो सरकार में, और इस सरकार के साथ दुर्भाग्य से हम ये ज्यादा देखते हैं, किसी भी तरह की आलोचना के प्रति इतनी असहिष्णुता क्यों है? आलोचना तो छोड़िए, जैसे आपने कहा असहमति के प्रति, ये क्या है? ये असल में जो लोग इस तरह की बातें करते हैं वो बेचारे खुद रियलाइज नहीं करते, ये उनके द्वारा अपनी कमजोरी का स्वीकार बिल्कुल है। तो आप तर्क नहीं कर सकते। आप लोकसभा में विपक्ष का कोई व्यक्ति बोल रहा है, वो गलत बातें कर रहा है, तो आप उस गलत का खंडन करते हैं, सीधी बात है। और क्या? आप उसको एंटी नेशनल कहने लगेंगे, आप उसे देशद्रोही कहने लगेंगे, आप उसे पाकिस्तान से जोड़ने लगेंगे।
इस तरह से देखिए क्या होता है, जो इस समय रूलिंग पार्टी के बड़े नेता भूल रहे हैं दुर्भाग्य से, देश की पॉलिटिक्स एक सर्टेन लेवल ऑफ मैच्योरिटी के साथ चलती है और उस मैच्योरिटी से ही जुड़ी होती है कंसेंसस। दुनिया भर की पॉलिटिकल पार्टियां एक दूसरे के साथ संवाद रखती है, डायलॉग रखती है, भले ही उनकी अपनी विचारधारा कुछ नहीं होती। अब कुछ दिन पहले तक आप इस बात में राहुल गांधी की टीवी उड़ाते थे या कांग्रेस की, सब राहुल गांधी चीन क्यों गए, राहुल गांधी चीन को अपने आप से बैठा कर। अब कम्युनिस्ट पार्टी आप चाइना का डेलीगेशन आके भाजपा, मुझे इसमें कोई वो नहीं है, स्वाभाविक। अरे अच्छी बात है भाई, बुराई क्या? आप इस तरह की हरकतें करके अपने आप को आश्चर्य। कल को अगर कम्युनिस्ट पार्टी आप चाइना का डेलीगेशन आके सीपीएम के ऑफिस में बैठे तो आप देशद्रोह चिल्लाने लगेंगे। अब आपके क्योंकि वहां वो रूलिंग पार्टी है, यहाँ आप रूलिंग पार्टी है, तो रूलिंग पार्टी का डेलीगेशन आएगा तो सबसे पहले रूलिंग पार्टी का डेलीगेशन से मिलेगा, अपोजिशन से भी मिलेगा। बिल्कुल, कम्युनिस्ट पार्टी आप चाइना के लोग आएंगे तो अपोजिशन से भी मिलेंगे। अब इन चीजों को आप इशू बना दो, मैं ये कह रहा हूँ। सही है। इस तरह से जो संविधान बनाने वालों ने जिस तरह की परिपक्वता की अपेक्षा अपने हिंदुस्तान के नेताओं से की थी, मुझे लगता है कि पिछले कुछ वर्षों से उस परिपक्वता में चिंताजनक कमी है। बिल्कुल आई है। एक चीज आपको लगती है कि नहीं, मैं खुद देख रहा हूँ लगातार देश में घूमते हुए कि तमाम राज्यों में जहाँ पे मुसलमान है अल्पसंख्यक, कहीं पर ऐसा है कि ईसाइयों की है, वहां पर द्वेष बढ़ रहा है लगातार, सब जगह बढ़ रहा है और बढ़ाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। और मुझे एक चीज बस इसमें जोड़ दूं, आपको यह लगता है कि नहीं कहीं से कि इस देश के मुसलमानों को दुयम दर्जे का नागरिक बना दिया गया, ये कहना तो जाति हो जाएगी, अतिशयोक्ति होगी, लेकिन बनाया जा रहा है। सौभाग्य से अभी भी इस देश में, देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, इस देश में जो स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों में एक नारा दिया गया था, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये विविधता में एकता की बात केवल एक नारा नहीं, ये हिंदुस्तान के समाज की सबसे बुनियादी चीज है। और ये केवल हिंदू मुसलमान का मामला नहीं। आप ब्राह्मण हैं, आपके सरनेम से तमिलनाडु में भी ब्राह्मण रहते हैं, लेकिन उनकी बोली बानी आपको समझ में आती है? नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती। मैं आपका नहीं जानता, लेकिन जब मैं पिछली बार गया था तो काशी विश्वनाथ मंदिर में भी और वृंदावन के मंदिरों में भी कोई मांग नहीं है कि आप धोती पहन के जाए। बिल्कुल। दक्षिण के सामान्य से थोड़े भिन्न जो भी महत्वपूर्ण मंदिर है उनमें मुंडू पहने बिना आप प्रवेश नहीं कर सकते। तिरुपति जब पहली बार गए थे तब पाबंदी नहीं थी, अभी जब कुछ बरस पहले हम गए मालूम पड़ा कि अगर दर्शन करने हैं तो आप पैंट वैंट उतारिए, मुंडू बांधिए। विविधता के और भोजन का जहां तक सवाल है, अब लोगों को ये भाई लगभग 70% हिंदू, ये आंकड़ों से सत्य सिद्ध है और व्यवहार से भी 70% हिंदू मांसाहारी। सही है, सही है। शाकाहार जो है वो केवल पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान के कुछ हिस्से, गुजरात हिस्सों में वो थोड़ा बहुत, और कुछ बिरादरियों में। ऐसा नहीं है कि राजस्थान के ठाकुर मांस नहीं खा, एकदम या गुजरात के ठाकुर मांस नहीं खा, ऐसा नहीं। तो मैं केवल ये कह रहा हूं कि विविधता पहनावे में, बोलचाल में, रीत रिवाज में। अब आप उत्तर प्रदेश के हैं, मैं मध्य प्रदेश का हूँ, हमारे रीत रिवाज लगभग एक से हैं, फिर भी कुछ ना कुछ भेद निकल आएगा, बिल्कुल निकल आएगा। कुछ ना कुछ भेद निकल आएगा कि भाई आप कहेंगे हमारे यहाँ तो ये ऐसे नहीं है, बच्चे के जन्म के समय हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, हम कहेंगे हमारे यहाँ ऐसा होता है। इस विविधता में ही हिंदुस्तान की खूबसूरती है। क्या बात। और ये विविधता चलती चली आ रही है, इससे दुनिया सीखने की आज बात कर रही है और आप इसी के पीछे पड़ेंगे। क्या बात। तो ये चीजें हैं। हाँ, लेकिन मुसलमानों पर इस समय अटैक बहुत है और मैं मानता हूं कि मुसलमानों का नैतिक साहस और उनकी हिम्मत, उनकी देशभक्ति काबिले तारीफ है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अभी ये स्थिति नहीं आई है कि उनको बाकायदा बना दिया गया हो। दुर्भाग्य से कोशिशें जारी हैं और मैं आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से अपील करता हूं, लोगों से निवेदन करता हूं, साधारण लोगों से, अपने जैसे साधारण लोगों से लेकर सत्ताधारियों तक, कि हिंदुस्तान की विविधता में एकता की भावना से छेड़छाड़ ना करें। बहुत दुखद होगा, बहुत महंगा पड़ेगा। ये कहते हुए आप उदास हो रहे हैं सर। एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि कबीर पर आपको बताएं, दर्शकों, जितना अध्ययन
जितना कबीर को जाना है सर ने और उनके माध्यम से हम सब जान रहे हैं, हमारे संविधान में कहीं कबीर दिखाई देते हैं कि नहीं? कॉन्स्टिट्यूशन में खूब दिखाई देते हैं। हाँ। देखिए, संविधान में नाम से कोई नहीं दिखाई देता। हालांकि संविधान की जो मूल प्रति है जो पार्लियामेंट के म्यूजियम में रखी है, उसमें जो शुरू में चित्र बने हुए हैं, उनमें चित्रों में तमाम सारी चीजें हैं। सीताराम भी हैं, अशोक भी हैं, रानी लक्ष्मीबाई भी है, टीपू सुल्तान भी, और बाई द वे कबीर भी और तुलसीदास भी है, सब है। तो लेकिन जहां तक संविधान की बात है, संविधान कोई साहित्य का या इतिहास का ग्रंथ नहीं है। उसकी भावना में तो कबीर बिल्कुल मौजूद है। कबीर की जो समता की बात है, कबीर की जो प्रश्नाकुलता की बात है कि सवाल करो, अभिव्यक्ति की स्वाधीनता का क्या मतलब? जब आपका संविधान गारंटी करता है कि अभिव्यक्ति की स्वाधीनता, तो अभिव्यक्ति की स्वाधीनता का मतलब गाली गलौज नहीं होता। अभिव्यक्ति गाली गलौज उसमें शामिल है। आप गाली देते हैं तो दीजिए, एक सीमा के बाद पुलिस को कार्रवाई करनी होगी, करेगी। अभिव्यक्ति की स्वाधीनता का मतलब यह है कि आप मुझसे कोई सवाल पूछें और मैं सरकार में हूं तो आप सुरक्षित महसूस करें। और ये अभी तक है। हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं, हम इस समय रूलिंग पार्टी की आलोचना कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी की आलोचना कर रहे हैं या किसी की भी आलोचना कर रहे हैं, तो हम इस विश्वास के साथ कर रहे हैं कि इस कारण हम असुरक्षित नहीं हो रहे। ये जो अभिव्यक्ति की स्वाधीनता है, जो आपका संविधान आपको गारंटी करता है, वो उसी स्पिरिट का नतीजा। क्या बात है, उसी स्पिरिट का नतीजा है। वहां आपको भारतीय संविधान में कबीर भी है और वॉल्टेयर। क्या बात है, उसकी सबसे बड़ी खूबी है। आप शिक्षक रहे हैं सर, जितना छात्रों को पढ़ाया है, पूरे देश में आपके छात्र हैं। शिक्षा व्यवस्था, बस मैं जल्द से जल्द खत्म करूंगा। हमारी शिक्षा व्यवस्था जो है वो संविधान परक, संविधान प्रेमी क्यों नहीं पैदा कर पा रही? अब ऐसे इस पर सुन करके मुझे श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास डाक दरबारी का एक वाक्य याद आ रहा है। जी सर, जो मैं यहाँ नहीं दोहराना चाहता, आपको बात में बताइएगा। लेकिन और वैसे भी ये देखिए, हम लोग अभी संविधान पर बात कर रहे हैं, उसी तक सीमित रहे। शिक्षा व्यवस्था की समस्याएं बहुत विकराल है। कॉलेज बंद होने पर लोग ताली बजा रहे हैं। हाँ, वही मैं उसी पे आ रहा हूँ। लेकिन जो शिक्षा व्यवस्था की समस्याएं बहुत विकराल है, लेकिन जिस तरह की मनोवृत्ति उत्पन्न की गई है उसके साथ जुड़ के ये भयावह हुए। यानी एक सवाल इस तरह पूछा जा सकता है कि आपके यहाँ मेडिकल एजुकेशन अच्छी है या नहीं, आपके यहाँ मेडिकल एजुकेशन अपडेटेड है या नहीं है। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पैदा होता है कि मेडिकल एजुकेशन में खास करके ये जो यूरोपियन ट्रेडिशन ऑफ मेडिसिन, एलोपैथी जिसको कहते हैं, उसके साथ बाकी ट्रेडिशंस का डायलॉग कैसे हो, कैसे ना हो, आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, एक्यूपंक्चर वगैरह वगैरह, इन सब सवालों पर बात अपनी जगह है। हम उस दशा में पहुंच गए कि एक कॉलेज में नीट के जरिए, यानी कि जम्मू कश्मीर सरकार ने कोई बदमाशी कर दी, बिल्कुल नीट के जरिए चूंकि 50 में से 40-42 मुसलमान आ गए तो कॉलेज बंद होने की नौबत आ गई। उसको लोग सेलिब्रेट कर रहे। मतलब अभी मैं देख रहा था कोई किसी अखबार में या कहीं वो था कि कितने स्कूल पिछले 1 साल में बंद हो गए, छात्रों की संख्या करोड़ों में घट गई। तो आप संविधान के साथ शिक्षा को जोड़ने की बात कर रहे हैं और संविधान के प्रति सचेतनता की बात कर रहे हैं। यहाँ तो लग रहा है कि जैसे ककहरा की शिक्षा के लाले पड़ जाने वाले, अगर यही हालत रही तो बहुत चिंताजनक है। हिंदुस्तान में शिक्षा की समस्याओं पर आवेश जी कभी अलग से बात करेंगे। बहुत जटिल और बहुत विस्तृत विषय है, पर बात होनी चाहिए। और लेकिन ये आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया, सही याद दिलाया कि ये स्थिति कि एक कॉलेज बंद होने पर जनता प्रसन्नता प्रकट करे, ये सचमुच बहुत हमारे समाज का स्वास्थ्य कहाँ तक पहुंच गया ये सब। आखिरी सवाल सर से करेंगे क्योंकि सर बहुत जल्दी में है और उसके बाद फिर पकड़ेंगे और बहुत अनुरोध करना पड़ेगा, लेकिन कर किया जाएगा। आखिरी सवाल, ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई है अभी 2 दिन पहले, उसमें बताया है कि भारत में संविधान जो है वो खतरे में है, और ये बताया कि जो देश का धन है ज्यादातर वो कुछ अमीरों तक सीमित हो गया है। ये जो धन वाली रिपोर्ट है तो कई वर्ष पहले आई। हाँ। इस पर कुछ लोगों ने इस पर सवाल भी उठाए थे। उनका ये कहना था कि देश की 1% आबादी के पास, यानी टॉप लगभग 50% धन, वेल्थ उन तक, संपदा उन पर। तो मान लीजिए कि ये रिपोर्ट एग्जैक्टली ठीक ना भी हो, तब भी विषमता तो सामने दिख रही है। यानी ये सच है
दो चीजें देख लीजिए आप। एक तरफ आप जिनको एकदम कंगाल कहते हैं या एकदम एब्सोल्यूट पॉवर्टी या बीपीएल, और फिर एक पॉवर्टी, कुल मिलाकर के लगभग 80 करोड़ या 80% लोग मुफ्त राशन पा रहे हैं। ये सरकारी आंकड़ा है। दूसरी ओर हम इस बात पर गर्व करते हैं कि हमारे देश में प्राइवेट एयरक्राफ्ट की संख्या कितने लोग इतने संपन्न हो चुके हैं कि वो निजी हवाई जहाज अफोर्ड कर सके। हमारा जो मीडिया है उसमें और फैशन मैगजीन्स में और रेगुलर मीडिया में भी इस बात की सूचना होती है कि फलाने संपन्न व्यक्ति ने, फलाने सेठ जी ने अपनी धर्मपत्नी को इतने 100 करोड़ का हीरा दिया है, या टेलीफोन उनका 3 करोड़ का है। जी। मुझे इस तरह की संपन्नता पर पर्सनली कोई आपत्ति नहीं। भगवान ने जिनको संपन्न बनाया है, प्रसन्न है, भगवान उन्हें और संपन्न बनाए। लेकिन ये जो विषमता है उस पर चिंता है कि एक तरफ 80% लोगों को 5 किलो अनाज महीने का आप दे रहे हैं, दूसरी तरफ उसी देश, उसी समाज में करोड़ों की बातें ऐसी होती हैं, इस लहजे में होती है जैसे कुछ साल पहले तक हजारों की होती है। यानी वो मनोहर श्याम जोशी का वो जो है नेताजी कहीन, उसमें वो नेताजी नाम का जो पात्र है वो लेखक से कहता है, वो लेखक नेताजी नाम के पात्र से कहता है कि अरे 50 लाख खर्च हो गए तब तो बड़ी शानदार शादी हुई। तो वो नेताजी जो है वो कहता है कि आप खर्चे मान रहे हैं, 50 लाख की शादी शानदार शादी होती है। शानदार शादी वो होती है जिसमें कम से कम 20 करोड़ खर्च। तो ये जो स्थिति बन गई है, ये चिंता है निश्चित तौर पे। तो दर्शकों, आप सब ने सुना हमारे प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल जी को, और हम फिर बातचीत करेंगे। आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। सबको शुभकामनाएं गणतंत्र दिवस की। उम्मीद करनी चाहिए कि हमारा गणतंत्र और अधिक वास्तविक हो जी, और संविधान पर जिस तरह के संकटों की चिंता हमें है वो जल्दी से जल्दी दूर हो। नमस्कार, धन्यवाद। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।